नमस्कार। क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। लैब असिस्टेंट रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैं क्लास प्रोसीड कर रहा हूँ और शुरू से अंत तक क्लास के अंदर अच्छे से बने रहना और थोड़ा रिक्वेस्ट है क्लासों को आप अच्छे से शेयर भी करना ताकि और भी जो आपके साथी है उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। इतना तो बनता ही है ना। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है और बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कमेंट में मिलेंगे, तो थोड़ा आंसर भी अच्छे से करने की कोशिश करें। अगर कोई चीज़ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को आंसर भी करें, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और वहाँ से हर चीज़ आपको मिल भी जाएगी। तो कमेंट के अंदर बताने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस कोशिका के अंग में एक वृत्ताकार और कुंडलित डीएनए पाया जाता है। कोशिका और उसमें भी अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। केंद्रक में तो होता ही है, बैक्टीरिया में नहीं होता, राइबोसोम्स में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए एक कुंडलित और उसके साथ में वृत्ताकार डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी केंद्रक इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए नो डाउट बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस है। कई बार पूछा जाता है इस मियोसिस की खोज किसने की थी। तो दो साइंटिस्टों के नाम आते हैं, एक का नाम है फॉर्मर, दूसरे का नाम मूरे। फॉर्मर और मूरे इन दोनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले इस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज की थी। में समजात गुणसूत्रों यानी कि जो बिल्कुल होमोलोगस गुणसूत्र है उनके बीच आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दो समान प्रकार के गुणसूत्रों के बीच में जब आनुवंशिक पदार्थों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट में वर्ड दे रखा है सिनेप्स, और ध्यान आप अच्छे से जानते भी हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो सिनेप्स की प्रक्रिया तंत्रिका कोशिकाओं में होती है। तंत्रिका कोशिकाएं जितनी भी होती है तो वहाँ पर सिनेप्स होता है और इसकी खोज सबसे पहले सरंगटन वैज्ञानिक ने की थी। साइंटिस्ट का नाम आता है सरंगटन। दूसरा है सहलग्नता। ये सहलग्नता आनुवंशिकता और अपन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना। मॉर्गन ने जो रूल्स दिया था, क्रॉसिंग ओवर या फिर उत्परिवर्तन। तो अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में भी प्रोफेज अवस्था, इस प्रोफेज अवस्था के अंदर पैकाइटिन, डिप्लोटिन, है ना, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, ये जो अवस्थाएं चलती है, क्रम देखो तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेंसिस, ये 5 अवस्थाएं। इसमें भी जो पैकाइटिन अवस्था है वहाँ पर समजात गुणसूत्रों का आपस में आदान प्रदान होता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, या फिर इस प्रक्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं जीन विनिमय, और ये जीन विनिमय की प्रक्रिया हमेशा अर्धसूत्री विभाजन में होता है। कभी भी समसूत्री विभाजन में ऐसा प्रोसेस संभव ही नहीं होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सेकंड था। नेक्स्ट आप देखोगे अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन, है ना, समसूत्री विभाजन में केंद्रक विभाजन की कौन सी प्रावस्था सबसे लंबे अंतराल की होती है। सबसे लंबे अंतराल की कोशिका विभाजन आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। सबसे लंबी अवस्था पूछी जाए तो प्रोफेज है, ये सबसे लॉन्ग फेज होता है। और मेटाफेज कोशिका विभाजन की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते, बिल्कुल एकदम क्लियर गुणसूत्र दिखाई देते। कोशिका विभाजन की जो एनाफेज अवस्था है ये सबसे छोटी अवस्था है, या इसको अपन स्मॉलेस्ट फेज कहते हैं। और कोशिका विभाजन की जो टीलोफेज अवस्था है इसमें एक कोशिका 2 केंद्रक निर्मित करती हुई दिखाई देती है, लास्ट में कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है। तो सबसे लंबे अंतराल की अवस्था पूछे तो वहाँ पे प्रोफेज अवस्था रहेगी। और मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र मध्य अवस्था में भी आ जाते हैं। एनाफेज के बारे में देखोगे तो यहाँ पे गुणसूत्र वी, एल, जे और आई इस रूप में भी दिखाई देते, तो इसका आंसर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी, या इसको आप वर्ड देते हो इकोलॉजी, इस इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किया था, या फिर ईपी ओडम ने किया था, रीटर ने किया था,
या फिर डोबेनमायर ने किया था? बताओ। पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी? इकोलॉजी की परिभाषा सबसे पहले, इकोलॉजी को डिफाइन किया था सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने। साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने परिभाषा दी थी। जबकि इकोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रीटर ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जितने भी होते हैं यानी कि हर्बीवर्स, ये हर्बीवर्स क्या होते हैं? आप देखोगे तो कोई भी पोषण श्रृंखला है तो सबसे नीचे की तरफ उत्पादक होते हैं, उत्पादक के जस्ट ऊपर की तरफ शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी हमेशा इन उत्पादकों को खाते हैं। मतलब कि ये हमेशा 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 प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अपघटक संभव नहीं है, प्राथमिक उत्पादक ये भी संभव नहीं है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। कभी भी सेकेंडरी कंज्यूमर में शाकाहारी शामिल नहीं हो सकते। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के पारितंत्र में, ये जो तालाब का पारितंत्र होता है, ध्यान रखना जलीय पारितंत्र जितने भी होते हैं, एक्वेटिक जितने भी पारितंत्र होते हैं, एक्वेटिक पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सबसे क्या बोलते हैं, स्थायी, सबसे परमानेंट इकोसिस्टम होते हैं। जलीय पारितंत्र प्रकृति में सबसे स्थायी पारितंत्र होते हैं, और जिसमें एक जीव से अधिक पोषण स्तर पर स्थान ग्रहण करता है तो उसको क्या कहा जाता है? पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली या फिर मेढक? क्वेश्चन कह रहा है कि जो तालाब का पारितंत्र है उसमें कौन सा जीव है जो एक से अधिक पोषण स्तरों पर स्थान ग्रहण करता है? तो जलीय पारितंत्र के अंदर पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मेढक नहीं हो सकता। ऑप्शन हो जाएगा मछली, राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा कोटेशन यहाँ पे सही हो जाएगा? पर्यटकों की तटस्थ क्षेत्रों में यानी कि बफर जोन में इसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल पर्यटकों से साइड में, या फिर मानव की जो क्रियाकलाप उनकी वहाँ पे अस्वीकृति होनी चाहिए, या फिर शिकार की केंद्रीय स्थिति में स्वीकृति होनी चाहिए, या फिर चरने वाले मवेशियों की तटस्थ क्षेत्र में स्वीकृति होनी चाहिए? कौन सा कोटेशन यहाँ पे सही हो जाएगा? बताओ। राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है, और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए सत्य कथन ये हो गया कि मानिए मानव के जो क्रियाकलाप है उनको वहाँ पे अस्वीकृति, तो ये सत्य कथन हो जाएगा, बाकी सारे असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभ्यारण्य में निम्न में से क्या नहीं होता है? वन्य जीव अभ्यारण्य, फर्स्ट है फोना का संरक्षण, एक होता है फोना और दूसरा होता है फ्यूना। सेकंड फ्लोरा का संरक्षण, मृदा एवं फ्लोरा का संरक्षण, और लास्ट में है हंटिंग यानी कि अन्वेषण प्रक्रिया, उनका निषेध। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जितने भी होते हैं वहाँ पे मृदा और फ्लोरा का उपयोग ये पुरुष नहीं वहाँ पे हो सकते। यस। निम्न में से कौन सा देश वायुमंडल में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है? बताओ। रूस, जर्मनी, ब्राजील या फिर अमेरिका? सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों को प्रोड्यूस करता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण, पीड़कनाशियों का प्रदूषण या धूल के कारण? अम्लीय वर्षा के अंदर दो गैसें पाई जाती है, एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इन दोनों गैसों के कारण वातावरण के अंदर हमेशा प्रदूषण होता है। तो इस प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, इस गैस की प्रेजेंस मात्रा पाई जाती है। डीएनए का जब प्रतिलिपिकरण होता है, डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे आवश्यकता किसकी होती है? डीएनए पॉलीमरेज की, डीएनए लाइगेज की, या डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज दोनों की, या ट्रांसलोकेज और आरएनए पॉलीमरेज की? बताओ। डीएनए की जब प्रतिकृतिकरण होती है तो वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है और साथ में डीएनए लाइगेज की आवश्यकता भी होती है। दोनों प्रक्रम एक साथ यूज में लिए जाते हैं। बीटी, इसका पूरा नाम भी पूछते हैं बीटी का, और यहीं पे मैं नोट कर लेता हूँ। तो बीटी का पूरा नाम है बेसिलस
बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, ये बीटी जीन का पूरा नाम है। इसके शरीर में कुछ ऐसे नॉन टॉक्सिक रवे पाए जाते हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बने होते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को उसको नहीं मारते। ऐसा क्या कारण है? तो फर्स्ट है कि आविष, इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल है वो अपरिपक्व होता है, या जीवाणु अविष के लिए बहुत ही प्रतिरोधी होते हैं, या जो विष होता है वो निष्क्रिय होता है, या इसका जो विष है वो जीवाणुओं की विशेष थैली में मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो आविष होता है ये निष्क्रिय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई जीन एक से अधिक रूपों में उपस्थित होता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? विषम युग्मजी, पूरक जीन, या समयुग्मजी, या फिर युग्म विकल्पी। जब कोई जीन 2 या 2 से अधिक रूपों में प्रेजेंट होता है तो उसको युग्म विकल्पी कहते हैं, या उसको एलील्स कहते हैं। एक पौधे में लाल रंग का फल जिसको अपन आर नाम देते, और पीले रंग के फल, एक लाल रंग का जो फल है वो पीले रंग के फल यानी कि स्मॉल आर पर प्रभावी है। लंबापन कैपिटल टी, बौनेपन स्मॉल टी पर प्रभावी है। और इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल आर आर टी कैपिटल स्मॉल टी। जीनोटाइप के पौधे पर क्रॉस करवाने से आर आर टी टी वाले पौधे से करवाते हैं तो इसमें क्या क्या अनुपात प्राप्त होंगे बताओ? 25 फर्स्ट में दे रखा 75% लाल फल वाले पौधे होंगे, या सभी संततियां लाल फल वाली और लंबी होंगे। थर्ड 25% लाल फल वाले और लंबे पौधे प्राप्त होंगे, या फिर 50% लाल फल वाले लंबे पौधे प्राप्त होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पे आर आर कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर आर आर स्मॉल टी ये संकरण करवाते हैं, तो जीनोटाइप के आधार पर जब करवाते हैं तो यहाँ पे देखोगे तो 50-50 हो रहा है। 50-50 यानी कि यहाँ से 50% लाल फल वाले और लंबे पौधे प्राप्त होंगे। लंबे होंगे नो डाउट, यहाँ पे कैपिटल टी है और उसके साथ में आर कैपिटल बैठा है तो स्मॉल आर अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर देगा, तो 50% हो जाएगा। संरचनात्मक जीन की क्रिया किससे नियंत्रित होती है? एक जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, प्रोमोटर द्वारा, ऑपरेटर द्वारा, लाइगेज द्वारा, या रेगुलेटरी जीन के द्वारा। तो संरचनात्मक जीन की क्रिया अच्छे से जानते हो, ये हमेशा ऑपरेटर जीन के द्वारा क्लोज होती है, नियंत्रित होती है। श्रृंखला समापन कोडॉन यानी कि बातें हो रही है जेनेटिक कोड के ऊपर, जेनेटिक कोड, और एक जेनेटिक कोड के अंदर स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो लिखा हुआ है UAG, सेकंड लिखा है UAG, UAA और UGA, यानी कि ये तीनों हैं। कौन कौन सी है? UAA, उसके बाद में लिखा है UAG और थर्ड में लिखा है UGA। ये तीनों यहाँ पर स्टॉपिंग कोडॉन्स कहलाते हैं। बताओ कौन कौन से होंगे? UAG, UGA और लास्ट में लिखा UAA, तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा स्टॉपिंग कोडॉन्स के अंदर। लेमार्क ने मूल कौन सा सिद्धांत दिया था, उसका क्या आधार था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण, या फिर विभिन्नताएं। योग्यतम की उत्तरजीविता ये सिद्धांत डार्विन ने दिया था, डार्विन नामक वैज्ञानिक था। और प्राकृतिक वर्ण ये रसेल वॉलेस वैज्ञानिक का है। और डार्विन ने सबसे पहले अंगों की उपार्जिता और उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये नियम दिया था। डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी बताओ? बड़ा शानदार है। जीवन संघर्ष की व्याख्या नहीं होना, या योग्यतम के कारणों की व्याख्या नहीं हो पाना, या विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या नहीं हो पाना, या संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या नहीं हो पाना। बताओ डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या नहीं हो पाई थी। जो वेरिएशंस होते वो क्यों होते हैं ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था, ये सबसे बड़ी उनकी भूल थी। नेक्स्ट बताओ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंक्रामक रोगों में मृत्यु का प्रमुख कारण कौन सा है? कैंसर, या मलेरिया, या एड्स, या फिर न्यूमोनिया। असंक्रामक रोग है लेकिन मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है, तो इसमें ऑप्शन
कैंसर सही हो जाएगा। असंक्रामक भी है लेकिन मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। मलेरिया में कोई मौत वोत नहीं होती है और ये सिंपल प्लाज्मोडियम कारक के माध्यम से फैलता भी है। इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। एड्स HIV वायरस द्वारा फैलता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के माध्यम से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि बात हो रही है टीबी की, और टीबी जब भी होती है तो इसके अंदर हमेशा BCG का टीका लगता है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कॉच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी। DPT में ध्यान रखना 3 टीकों के नाम आते। एक नाम आता है डिप्थीरिया, दूसरा नाम आता है पर्टूसिस, तीसरा नाम आता है टिटनस। TT गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निलय के संकुचन में कौन सा सिस्टम होगा? निलय यानी कि नीचे की तरफ पाए जाते हैं, और निलय जब नीचे होता है तो रक्त निलय से बाहर निकलेगा, रक्त हृदय में प्रवेश करेगा, गलत हो जाएगा। रक्त हृदय से निकलता है, ये गलत हो जाएगा। रक्त निलय से निकलता है, सही होगा। रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है, गलत हो जाएगा। तो रक्त निलय से निकलेगा, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्क में बर्टीनी के स्तंभ जो उपस्थित होते हैं वो हमेशा अंदर की तरफ पाई जाती है। आप किडनी की संरचना जब देखते हो तो इस प्रकार से किडनी की संरचना, फिर मूत्रवाहिनी होती है, तो बाहर का भाग होता है जिसको अपन कॉर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक जो भाग होता है उसको मेडुला कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे बर्टीनी के स्तंभ पाए जाते हैं। और ये बर्टीनी के जो स्तंभ मिलते हैं ये कौन से भाग में? कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पेल्विस में, या मेल पिंजियन काय या बॉडी में पाए जाते हैं? तो ये हमेशा मेडुला भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, और ये न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, और इसकी संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। सार्कोमियर मानव शरीर के अंदर पेशियों में पाई जाने वाली संरचना है। कंडरा अलग संरचना होती है। कंडरा वो होती है जहाँ पे अस्थि और मांसपेशी दोनों आकर के जुड़ते हैं, अस्थि और मांसपेशी दोनों जुड़ते हैं। स्नायु वो संरचना है जहाँ पे अस्थि से जुड़ती है, अस्थि प्लस अस्थि दोनों जब संयोजित होते हैं तो उसको स्नायु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण निम्न में से कौन से अंग में होता है? शुक्राणुओं का निर्माण, देखो आप यहाँ पे ये जो संरचना देख रहे हो दैट इज कॉल्ड टेस्टिज, और इसी टेस्टिज के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और शुक्राणु का निर्माण जब होता है तो इसमें शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जब होता है तब इनको पोषण प्रदान करने का काम हमेशा सर्टोली कोशिकाएं करती है। सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में, अधिवृषण में, शुक्र वाहिनी में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो अधिवृषण शुक्राणुओं को जनन क्षमता प्रदान करता है। जनन क्षमता जब निषेचन होता है तो जनन क्षमता इसको मिलती है। प्रोस्टेट ग्रंथि से वीर्य का निर्माण होता है। शुक्र वाहिनी को काट करके पुरुष में नसबंदी करवाई जाती है, और नसबंदी की प्रक्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। पुरुष में जब नसबंदी होती है तो उसको वैसेक्टोमी कहते हैं, है ना। और इसके साथ आज की क्लास को यहीं मैं फिनिश कर रहा हूँ, और क्लास को आपने पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं बता देता हूँ, क्लास को आप सबसे ज़्यादा लाइक भी करें, और लाइक के साथ में शेयर भी करें, और चैनल के ऊपर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फिर मिलता रहूँगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। अच्छा, 1 मिनट, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लासों के और भी लिंक दे रखे हैं, तो लैब असिस्टेंट की प्लेलिस्ट में जाकर के और भी क्लासों को आप एंजॉय करें, आनंद लें। थैंक यू, विश यू ऑल दी बेस्ट।